Hello students, this is Dr. Vinod Kallamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss two important theories or two important points. The first one is nothing but the Planck's quantum theory. The second one is nothing but the de-Broglie hypothesis for matter waves. So first of all, we will start this one, Planck's quantum theory. और यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई है. ओके तो क्या था प्लैंक्स का थ्योरी और क्या थे प्लैंक्स के अजम्पशंस, ये हमें देखना है. और प्लैंक्स को वो अजम्पशंस क्यों लेना पड़ा, ओके उसका रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. जैसे कि आप जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके तो उसमें हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था. तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, अगर कोई ब्लैक बॉडी है जिसको हमने T इतने टेम्परेचर पे मेंटेन किया, अगर कोई ब्लैक बॉडी है जिस बॉडी को हमने T इतने टेम्परेचर पे मेंटेन अगर किया है, तो उस वक्त वो जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है, ओके अगर उन रेडिएशन का हम अगर स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. और वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कैसे होगा, सो हमने देखा था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का रहेगा. ओके अब ये जो भी ग्राफ है, इट इज प्लॉटेड बिटवीन वेवलेंथ वर्सेस ई लैम्बडा. व्हाट इज द ई लैम्बडा? इट इज नथिंग बट द इमिसिव पावर एट अ वेवलेंथ लैम्बडा. ओके सो व्हेन वी take this E lambda along y-axis and lambda along x-axis, the graph is like this one. So this is nothing but the, we can say that it is the spectrum. Okay, अगर टेम्परेचर आप कम रखते हो ब्लैक बॉडी का, तो ये स्पेक्ट्रम जो भी है ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा. ओके इसका हाइट भी कम होगा और ये हायर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ वो स्पेक्ट्रम शिफ्ट होगा. और हमने फर्स्ट लेक्चर में दो तीन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस किए हैं. और उसी लेक्चर्स पे हमने देखा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और उसके साथ साथ स्टीफन्स लॉ. ओके तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकली जो भी रिजल्ट्स मिल रहे थे, दैट रिजल्ट्स आर लाइक दिस वन. सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट ब्लैक बॉडी इट इज लाइक दिस वन. ओके अब थोड़ा अगर हम स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का ओके एक फिक्स टेम्परेचर पे जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं वहाँ से, तो उस रेडिएशन को जब एनालिसिस करते हैं तो वो हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है उस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का इमिसिव पावर बढ़ रहा है. ओके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जिसको हम लैम्बडा मैक्स कहते हैं, सो उस लैम्बडा मैक्स पे ई लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम है. और इसके बाद अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो इमिसिव पावर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ा रहे इमिसिव पावर गोज ऑन इंक्रीजेस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जिसको हम लैम्बडा मैक्स कहेंगे. ओके उसके बाद इस लैम्बडा मैक्स के ऊपर, इस लैम्बडा मैक्स पे ई लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम है. और जैसे जैसे हम वेवलेंथ को और बड़ा कंसिडर कर रहे हैं, ज़्यादा वेवलेंथ कंसिडर कर रहे हैं, तो ई लैम्बडा गोज ऑन डिक्रीजेस. ये सिंपल स्पेक्ट्रम है जो प्रैक्टिकली हमें मिला है. अब प्रैक्टिकल्स रिजल्ट्स ऐसे मिल रहे हैं. अब ऐसे क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे की थियरी क्या है, ये एक्सप्लेन करने के लिए उस वक्त बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया. और उस वक्त उनके जो भी अजम्पशंस कंसिडर कर रहे थे वो टोटली बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स, ओके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये सभी के बेसिस पे वो स्टडी कर रहे थे और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहे थे. तो उनमें सबसे पहले नंबर आता है वीन्स का. ओके वीन्स लॉ. तो वीन्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स के हेल्प से उन्होंने एक इक्वेशन दिया और अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से वो इक्वेशन इसको एक्सप्लेन कर सकता है. अरे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो ई लैम्बडा क्यों बढ़ रहा है, इस तरीके के एक्सप्लेनेशन जो भी है ये इक्वेशन दे सकता है. और इनके हिसाब से इक्वेशन क्या था वो, तो इनके हिसाब से जो भी इक्वेशन था वीन्स लॉ का, सो दैट इज नथिंग बट द ई लैम्बडा डी लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन लैम्बडा टू द पावर 5 इंटू e to the power minus C2 upon lambda into T into d lambda.
ओके अब मैं हर टर्म का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा आपको. व्हाट इज द लैम्बडा? लैम्बडा इज नथिंग बट द वेवलेंथ. ओके व्हाट इज द, दिस इज द एक्सपोनेंशियल पावर. T is nothing but the temperature. C1 and C2 are nothing but the constants. C1 C2 क्या है? Constants है. Okay. उसके बाद what is the E lambda? Emissive power. Okay. Total amount of energy emitted with the corresponding wavelength lambda. लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं what is the E lambda D lambda. So जो भी emissive power है, okay, within a range of lambda means अगर हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ लैम्बडा से लेके लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, तो इस इंटरवल में जो भी रेडिएशन इमिट हो रहा है, एनर्जी इमिट हो रहा है, उसकी वैल्यू ये दे रहा है हमें. ओके वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक? लैम्बडा टू लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा. अरे इंटरवल कितना है वो? डी लैम्बडा. सो इतने इंटरवल में अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो छोटा यहाँ से लैम्बडा और यहाँ पे डी लैम्बडा. सो इतने पोर्शन में जो भी एनर्जी इमिट हो रहा है, इतने पोर्शन में जो भी एनर्जी इमिट हो रहा है, सो इट गिव्स ई लैम्बडा इनटू, अरे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ. ओके अगर लैम्बडा चेंज हो रहा है तो ये पूरा रीजन जो भी है ये स्लॉट चेंज हो सकता है. ओके सो इतने इसमें जो भी इमिसिव पावर वो इमिट कर रहा है इतने रीजन में, अगर इसको मैं डी लैम्बडा कंसिडर करता हूँ तो ये लैम्बडा और यहाँ से लेके यहाँ तक डी लैम्बडा, तो ये क्या होगा? लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा इन दिस वे. तो उस डी लैम्बडा इंटरवल में जो भी एनर्जी इमिट हो रहा है, सो इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ. ओके और ये जो भी इक्वेशन उनको मिला था वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी. अब प्रॉब्लम ये है उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन जब हम बात करेंगे लोअर वेवलेंथ, ओके लैम्बडा की वैल्यू कम है और टेम्परेचर भी कम है. जो भी हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया है, उस वक्त हमने फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि 4-5 टेम्परेचर हमने मेंटेन किए थे. 1000 केल्विन, 1250 केल्विन, 600 केल्विन, लाइक दैट वन. ओके सो एक लोअर टेम्परेचर और लोअर वेवलेंथ, यानी टेम्परेचर अगर कम है ब्लैक बॉडी का और लोअर वेवलेंथ अगर साइड है, तो उस वक्त ये जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन थोड़ा एग्री करता है. यानी इस इक्वेशन के बेसिस पे हम इस तरीके का जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है? लोअर वेवलेंथ एंड लोअर टेम्परेचर. लेकिन ऐसा देखा गया अगर ब्लैक बॉडी को हम हायर टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहे हैं और थोड़ा हायर वेवलेंथ रीजन की तरफ हम देख रहे हैं, तो ये जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन थ्योरेटिकली जो भी इक्वेशन है, ये प्रैक्टिकल जो भी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ओके उनको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे थे. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं वीन्स के जो भी अजम्पशंस थे वो अजम्पशंस गलत थे. ओके अगर अजम्पशंस उन्होंने करेक्ट कंसिडर किए होते तो जो भी थ्योरी है और प्रैक्टिकल है वो 100% मैच होना चाहिए था. तो इनका ड्रॉबैक क्या है? इनका ड्रॉबैक है अगर ब्लैक बॉडी को हम हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं और थोड़ा हायर वेवलेंथ की तरफ देखते हैं तो ग्राफ जो भी है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा. ओके यानी प्रैक्टिकल ग्राफ और थ्योरेटिकल ग्राफ मैच नहीं होगा. ओके तो इसका मतलब है इनके assumptions कुछ रॉन्ग थे. इनके बाद और एक साइंटिस्ट आए जो रेली जीन्स थे. रेली जीन्स लॉ. ओके अब इनका कहना क्या था ये भी देख लेते हैं. जो भी ब्लैक बॉडी है, ओके जो भी ब्लैक बॉडी है, दिस ब्लैक बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड ईच एटम गेट वाइब्रेटिंग. हर एक एटम यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. और वो एटम जो भी है इट इज एक्ट एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. ओके और वो हार्मोनिक ऑसिलेटर करके काम कर रहा है. और वो जो भी एटम है जो वाइब्रेट हो रहा है जिसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कह रहे हैं, ओके तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर इट कैन एक्सेप्ट एनर्जी और इट कैन एब्सॉर्ब एनर्जी और इट कैन इमिट एनर्जी. ओके वो एनर्जी एब्सॉर्ब भी कर सकता है और इमिट भी कर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है. तो छोटी छोटी पार्टिकल्स को हार्मोनिक ऑसिलेटर करके एसएचएम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कंसीडर करके उन्होंने एक इक्वेशन दिया है. और उनके हिसाब से जो भी इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द ई लैम्बडा डी लैम्बडा इट इज इक्वल्स टू ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन
लैम्डा टू द पावर 4 इंटू डी लैम्डा, सॉरी लैम्डा टू द पावर 3 इंटू डी लैम्डा, 8 pi kt upon lambda to the power 3 into d lambda. So e lambda d lambda is equals to this one. अब ये जो भी इक्वेशंस रैली जीन्स ने दिया है, रैली जीन्स ने दिया है, ये जो भी इक्वेशन है, सो इस इक्वेशन को, ये जो भी ग्राफ है प्रैक्टिकल में जो भी मिल रहा था, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. अगर हम ये देखते हैं रैली जीन्स के बेसिस पे, हम अगर लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, तो उनके जो भी आंसर्स थे, द आंसर इज लाइक दिस वन, और ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है. ओके, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब आप लैम्डा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल बिकम अ इनफाइनाइट. सो यहाँ पे रैली जीन्स का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो टोटली डिसएग्री कर रहा था विद द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स. अगर मैं इस इक्वेशन को लेके अगर अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अलग अलग टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इसके बेसिस पे मुझे जो भी रिजल्ट्स मिल रहा था वो रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट मिल रहा था. ओके, तो ये एग्री नहीं हो रहा था. अरे रैली जीन्स का भी जो भी था करेक्ट नहीं था, गलत था. थोड़ा बहुत लोअर वेवलेंथ और लोअर टेम्परेचर पे वीन्स का जो भी इक्वेशन था वो थोड़ा एग्री कर रहा था उसको. अब यहाँ पे हम बात करेंगे आखिरी में, दैट इज नथिंग बट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. सो तीसरे जो थर्ड लॉ जो भी था, ओके, तो यहाँ पे इन सबको स्टडी करते हुए प्लैंक्स ने एक इक्वेशन दिया है. सो व्हाट वाज द प्लैंक्स इक्वेशन? We can say that Planck's law, Planck's quantum law. Okay, so Planck का इक्वेशन क्या था वो हम देखते हैं. So according to Planck, जो भी इक्वेशन उन्होंने दिया है, it is nothing but the E lambda d lambda, it is equals to, it's a 8 pi h c upon lambda to the power 5, 8 pi h c upon lambda to the power 5 into 1 upon e to the power, okay, 1 upon e to the power h c upon lambda k t, e to the power h c upon lambda k t. इस पूरे इसको एक्सपोनेंशियल को -1. ओके, सो ये -1 जो भी है ये पूरे टर्म को -1 है, नॉट फॉर दिस एक्सपोनेंशियल पावर को, अरे पावर को नहीं है. ओके, ये नीचे है. ओके, सो e lambda d lambda is equals to 8 pi h c upon lambda to the power 5, 1 upon e to the power h c upon lambda k t -1. तो यहाँ पे अब ये जो भी इक्वेशन इन्होंने दिया प्लैंक्स ने कुछ अज्यूम करके, ओके, प्लैंक्स ने देखा कि इनका भी गलत हो रहा है, इनका भी गलत हो रहा है, क्योंकि इनके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जो भी हमें मिल रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. ओके, तो प्लैंक्स ने उस वक्त एक इक्वेशन दिया, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द e lambda d lambda is equals to 8 pi h c upon lambda to the power 5, 1 upon e to the power h c upon lambda k t -1. Again, lambda is a wavelength, h is one constant, c is a velocity of light and t is a temperature. Okay, as we know that e lambda d lambda का मतलब क्या हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है. तो यहाँ पे इनके बेसिस पे जो भी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिल रहे थे, किसी भी टेम्परेचर पे हो या किसी भी वेवलेंथ पे हो, तो एग्जैक्टली मैच कर रहे थे विद द प्रैक्टिकल हमें जो भी रिजल्ट्स मिल रहे और प्लैंक्स का जो भी इक्वेशन था उस वक्त दिया था, तो ये एग्जैक्टली एग्री हो रहा है. ओके, अब ये जो भी एग्री हो रहा है, इसके लिए प्लैंक्स को कुछ अजम्पशंस लेने पड़े. ओके, कुछ अज्यूम करना पड़ा और कुछ रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे उनको डालना पड़ा. तो रेस्ट्रिक्शन कैसे थे और प्लैंक्स ने क्या अजम्पशंस किए वो हमें अब डिस्कस करना है. ओके, कहाँ पे रैली जीन्स गलत हो रहे थे, कहाँ पे वीन्स गलत हो रहे थे. तो रैली जीन्स का जो भी कहना था वो कुछ हद तक ठीक था कि जो भी एटम्स है उस ब्लैक बॉडी के, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड दे एक्ट एज अ ऑसिलेटर्स. ओके, दे एक्ट एज अ ऑसिलेटर्स. बट उनका जो भी मेन ड्रॉबैक था कि वो ऑसिलेटर जो भी है वो किसी भी एनर्जी से वाइब्रेट हो सकते हैं, ये गलत था.
ओके और कुछ भी एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है, कितना भी अमाउंट एनर्जी इमिट कर सकता है। ये जो भी अजम्पशन था ये गलत था। इन्होंने प्लैंक्स ने उनमें थोड़ा करेक्शंस किया, लेकिन उस वक्त जो भी उन्होंने कंसिडर किया था वो बिहाइंड इमेजिनेबल था। ओके इमेजिन नहीं कर सकते थे, ऐसा था। उन्होंने कुछ कंडीशन लिए, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कुछ भी नहीं था उस वक्त कि अगर ऐसा होगा तो अगर उसको कंडीशन को हम अगर कंसिडर करके यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करते हैं तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली मैच हो रहा है उसके साथ, किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ। तो उनके अजम्पशंस जो उन्होंने कंसिडर किए थे उस वक्त उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। ओके तो कौन से अजम्पशंस थे? द फर्स्ट अजम्पशंस। ओके जो भी ब्लैक बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं तो उस ब्लैक बॉडी की जो भी पार्टिकल्स है, ओके जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, दे आर वाइब्रेटर, दे एक्ट एज अ वाइब्रेटर और हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होगा। ओके दे एक्ट एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एसएचएम जिसको हम कहेंगे। और यहाँ पे अगर करोड़ों एटम्स है तो हो सकता है कि हर एक एटम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, हर एक एटम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है। यानी यहाँ पे बहुत सारे वाइब्रेटर्स हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और हर एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एटम के बारे में बात करते हैं तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, ओके तो उस वाइब्रेटर के लिए वो फ्रीक्वेंसी फिलहाल के लिए फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्लास की बात करते हैं तो क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो हर एक का परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है, हर एक का परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि उसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 80% मार्क्स है, एग्जैक्टली सेम मार्क्स। उसमें से ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि एक बच्चों को 58% है, एक बच्चों को 48% है, एक बच्चों को 98% है। यानी हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि 100 जो भी बच्चे हैं उनके परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट है। ओके उसी तरह यहाँ पे जितने भी एटम्स है, जितने भी ऑसिलेटर्स है, हर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अपनी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हम जिस एक ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे, हम जिस एक बच्चे के बारे में बात करेंगे, अगर उसको 98% है और उस का फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है एक ऑसिलेटर की, ओके तो हम ऐसे ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे कि जिसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है। नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट ऑसिलेटर हुज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द न्यू, whose frequency is nothing but the nu। तो वो जो भी ऑसिलेटर है उस ऑसिलेटर की एनर्जी फिक्स होगा, दैट इज नथिंग बट द h nu, that is nothing but the h nu, where h is nothing but the constant which is nothing but the Planck's constant। ओके तो अगर कोई वाइब्रेटर जिसको हम ऑसिलेटर कह रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उस ऑसिलेटर की एनर्जी कितना होगा, h nu। अब वो h nu इतनी एनर्जी के साथ वाइब्रेट हो रहा है। ओके अब प्लैंक्स का ऐसा कहना था कि अब अगर वो हायर मोड में वाइब्रेट होगा तो डायरेक्ट और एक इससे वाइब्रेट होगा ट्वाइस h nu। ओके ट्वाइस न्यू यानी फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगा, डबल होगा। और उसके बाद और उसको हायर मोड में वाइब्रेट होना है तो डायरेक्ट 3h nu, 3h nu इन दिस वे। यानी इनका कहना जो भी है, जिस ऑसिलेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उस ऑसिलेटर की उस वक्त की एनर्जी कितना होगा, h nu। और उसका नेक्स्ट एनर्जी कितना पॉसिबल हो सकता है, डायरेक्ट ट्वाइस h nu। इनके बीच में उसकी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। ओके उसके बाद उसकी एनर्जी कितना हो सकता है, ट्वाइस h nu। उसके बाद 4h nu। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h nu। ये एनर्जी उस ऑसिलेटर की पॉसिबल है, nh nu। ये एनर्जी उसकी पॉसिबल है उस ऑसिलेटर की, लेकिन उसके बीच में कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है। और ये जो भी अजम्पशंस था ये बहुत बड़ा अजम्पशंस था, क्योंकि रैली और जीन्स को उस वक्त ऐसा लगता था कि जो भी एनर्जी है उस ऑसिलेटर की वो
फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उस एक ऑसिलेटर के बारे में अगर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए इसकी एनर्जी जो भी है इस ऑसिलेटर की, इट इज नथिंग बट द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू प्लैंक उस ऑसिलेटर की एनर्जी इतना हो सकता है, या इसके बाद डायरेक्ट वो कितना हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या डायरेक्ट कितना हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक दैट वन। But it is not possible, according to Planck, it is not possible to have that oscillator have the energy of 1.1 electron volt. ये possible नहीं है, ओके और यही इंपॉर्टेंट उनका assumptions था कि एक oscillator का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी एनर्जी होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। सो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रैले जीन्स, तो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस ऑसिलेटर का, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो 1.01 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ कंटिन्यूअस। ओके, एनर्जी चेंज जो भी हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो सकता है उसका। लेकिन अगर उसकी इनिशियल एनर्जी इतना है तो उसके बाद जो भी वो वाइब्रेट होगा, यानी ऐसे अगर वाइब्रेट हो रहा है विद द एनर्जी ऑफ 1 h न्यू, अगर उसके बाद जो भी वाइब्रेट होगा डायरेक्ट वो 2 h न्यू एनर्जी के साथ वाइब्रेट होगा, उसके बाद 3 h न्यू एनर्जी के साथ वाइब्रेट होगा, बाद में वो 2 h न्यू के साथ वाइब्रेट होगा, बाद में वो h न्यू के साथ वाइब्रेट होगा, लाइक दैट वन। लेकिन उस ऑसिलेटर के बीच में एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी नहीं हो सकता। ओके, सो ये बहुत बड़ा अजम्पशंस था उस वक्त। तो हम सिर्फ एक ऑसिलेटर के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे वहां पे बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल वो वाइब्रेट हो सकता है। दिस वाज द फर्स्ट अजम्पशन, ओके, जो आपको यहां पे दिख रहा है। सेकंड, अगर उस ऑसिलेटर की बात करते हैं तो वो ऑसिलेटर एनर्जी एक तो इमिट कर सकता है या एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन वो ऑसिलेटर जो भी एनर्जी इमिट कर रहा है और जो भी एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रहा है वो 100% NH न्यू होना चाहिए। मान के चलिए अगर एक ऑसिलेटर फिलहाल की कंडीशन में इतने एनर्जी मोड में ऑपरेट कर रहा है, ओके, इतने एनर्जी मोड में वो ऑपरेट कर रहा है, इतने एनर्जी के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है, और उसको अगर एनर्जी इमिट करना है तो वो एनर्जी इमिट करके वो यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन अगर इस एनर्जी मोड में है और इस एनर्जी मोड में आना है तो डेफिनेटली वो एनर्जी कितना इमिट करेगा 3h न्यू माइनस h न्यू, इट इज इक्वल टू ट्वाइस h न्यू, यानी 2 क्या हो गया क्वांटम नंबर। ओके, तो वो एक तो इस एनर्जी से इस एनर्जी शिफ्ट हो सकता है बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी ऑफ h न्यू, ऑलरेडी h न्यू था, अभी h न्यू, यानी टोटल एनर्जी कितना होगा ट्वाइस h न्यू, और h न्यू अगर एब्सॉर्ब करता है तो ये इतना है। लेकिन वो हाफ h न्यू एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करेगा, वो हमेशा एब्सॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो NH न्यू, और n शुड बी इक्वल्स टू 1 0 1 2 3 इन दिस वे, इट शुड बी इंटीग्रल। और ये जो भी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया प्लैंक्स के द्वारा। फर्स्ट अजम्पशन था कि हर एक वाइब्रेटर का जो भी फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उसका जो भी एनर्जी होगा दैट इज इक्वल्स टू h न्यू, आइदर ट्वाइस h न्यू, आइदर 3h न्यू, इट शुड बी एनर्जी, इट शुड हैव लाइक दैट वन NH न्यू, इतनी एनर्जी उसकी हो सकती है, उसके बीच में एनर्जी नहीं हो सकता। यानी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो जो भी एनर्जी है वो डिस्क्रीट इसमें है, जैसे हम स्टेप्स देखते हैं। ओके, अगर हमें कहीं फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, अगर लिफ्ट से जाओगे तो कंटिन्यूस जाओगे। लिफ्ट ये कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस का जो भी अजम्पशन था ये रिलीजियंस का था, तो उस ऑसिलेटर की एनर्जी कुछ भी हो सकता है, इट इज अ 1.1 1.2 1.3 h न्यू लाइक दैट वन। बट प्लैंक्स का कहना था कि एक तो वो h न्यू होगा, नहीं तो डायरेक्टली ट्वाइस h न्यू होगा, नहीं तो डायरेक्टली थ्राइस h न्यू होगा इन दिस वे। ओके, सो ये फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन था कि जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग through that oscillator exchange, it may absorb, it may emit, so that is always integral multiple of h न्यू। so ये दो assumptions थे, और इन दो assumptions को consider करके प्लैंक्स ने ये वाला इक्वेशन दिया था, that is nothing but the e lambda d lambda is equals to 8 pi hc upon lambda to the power 5 1 upon a to the power hc upon lambda kt minus 1। और इस इक्वेशन में जो भी h आ रहा है
that h is nothing but the Planck's constant. The value of that h is nothing but the 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। ओके, सो ये है एक्सप्लेनेशन, और इस इक्वेशन के बेसिस पे प्लैंक्स ने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो भी स्पेक्ट्रम था उसको उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि ये अजम्पशन कंसिडर करके ही इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और उस वक्त जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स था वो फेल हो चुका था। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, इट इज नथिंग बट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट और छोटा पॉइंट हमें डिस्कस करना है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यही से एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत अभी होने जा रही है। अभी तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमने क्वांटम इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था। इन सभी में हमने कंसिडर किया कि रेडिएशन को, ओके, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, और उसको हम लाइट कहते हैं। सो लाइट एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब ये जो भी लाइट है या रेडिएशन है, इट एग्जिबिट डिफरेंट फेनोमेनॉन लाइक इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ओके, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद क्वांटम इफेक्ट, उसके बाद एब्सॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। सो ये अलग अलग जो भी फेनोमेनॉन है, इनमें से अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, पोलराइजेशन की और डिफ्रैक्शन की, तो ये ऐसे फेनोमेनॉन है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए उस लाइट को हमें वेव कंसिडर करना पड़ता है। ओके, उसका वेव नेचर कंसिडर करना पड़ता है, यानी क्लासिकल थ्योरी वेव नेचर कंसिडर करके ही आप इंटरफेरेंस फेनोमेनॉन को एक्सप्लेन कर सकते हो, वेव नेचर कंसिडर करके ही आप पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जब हम बात करते हैं क्वांटम इफेक्ट की, तो उन फेनोमेनॉन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसी लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करना पड़ता है। ओके, उस पार्टिकल को हम नाम दे देते हैं फोटोन। ये नाम दिया है आइंस्टाइन ने ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स का कहना था कि जो भी एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट इज अ एनर्जी बंडल। ओके, और उसका नाम रखा गया था फोटोन आइंस्टाइन के द्वारा। ओके, सो जब हम फोटोन का कंसेप्ट कंसिडर करते हैं, यानी लाइट एज अ फोटोन कंसिडर करते हैं, लाइट एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं, तब जाके आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, तब जाके आप क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, तब जाके आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, है लाइट, लेकिन ये अलग अलग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है। उनमें से कुछ का एक्सप्लेनेशन हम वेव नेचर कंसिडर करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ इसका एक्सप्लेनेशन हम उसको लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन कंसेप्ट you cannot explain the phenomenon of interference. On the basis of concept of photon, you cannot explain the phenomenon of polarization. Yeah, on the basis of wave nature, you cannot explain the quantum effect, you cannot explain the photoelectric effect. So यहाँ पे क्वेश्चन ये अरेज होता है कि लाइट एग्जैक्टली वेव नेचर का है या फोटोन नेचर का है। ओके, या वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है। तो ऐसा देखा गया कि लाइट जो भी है, इट हैज ड्यूअल नेचर। ओके, इट हैज ड्यूअल नेचर। समटाइम इट एक्ट एज अ वेव, समटाइम इट एक्ट एज अ फोटोन। एक्चुअली इसका कंसेप्ट ऐसा है कि जो भी लाइट है, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, it always travels in the form of waves, but it carry some energy bundles. It carries some energy bundles, and this energy bundles travels in the form of waves. So ये जो भी energy bundles है, these energy bundles are called as quantas, और these are called as photons. तो इनको ही फोटोन कहा जाता है। ओके, फोटोन कहा जाता है। सो ये फोटोन जब ट्रैवल हो रहे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स।
तो यहाँ पे दिस लाइट एक्ट एज अ वेव नेचर एज वेल एज इट एक्ट एज अ फोटोन नेचर, कॉम्बो जिसको हम कहेंगे, इट इज अ ड्यूअल नेचर. ओके, इट इज अ ड्यूअल नेचर. In some phenomenon it will act as a wave nature, it act as a in some other phenomenon it act as a particle nature. और इसको ड्यूअल नेचर एज अ कंसिडर करके ही बाद में हम इसको अभी तक भी ड्यूअल नेचर ही कंसिडर करके चल रहे हैं. अब यहाँ पे अगर एक लाइट है जिसको हमने वेव नेचर कंसिडर करके चल रहे थे, लेकिन वो पार्टिकल नेचर हो सकता है. ओके, पार्टिकल नेचर करके भी बिहेव करता है. ये जब प्रूव हुआ तब डी ब्रोगली ये सोच रहे थे कि अगर मैं पार्टिकल को कंसिडर करता हूँ, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ओके, अगर मैं किसी पार्टिकल को कंसिडर करता हूँ तो जब वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होगा, क्या कुछ वेव उसके साथ एसोसिएट होंगे? ये सोच रहे थे डी ब्रोगली. कब? इन 1923. अगर एक लाइट जो एक्चुअली हम वेव मान रहे थे जिसको, अगर वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है, यानी लाइट को ड्यूअल नेचर रह सकता है, तो क्या एग्जैक्टली मैटर को, जिसको हम मैटर पार्टिकल बोलेंगे, ओके, तो क्या मैटर को ड्यूअल नेचर हो सकता है? यानी इट विल एक्ट एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव. तो ये सोचने के बाद इन्होंने एक थ्योरी दिया है, इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हम जिसको कहने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, if there is a one particle, if there is any particle, just I am here giving you the electron, if this particle moving from one place to the another place, okay, if that particle has a mass of m, if it is moving with the velocity v, अगर उस पार्टिकल का मास है m और उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो वो पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होगा, ओके, तो अभी तक हम ये सोच के चल रहे थे कि वो पार्टिकल नेचर का है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, जैसे कि न्यूटन का कहना था. ओके, जैसे कि न्यूटन का कहना था कि पार्टिकल ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन. सो अभी तक हम वही कंसिडर कर रहे थे अप टू 1923. लेकिन डी ब्रोगली का कहना था कि जब भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स लाइक दिस वन. और उस जो भी वेव यहाँ पे वो बता रहे, उस वेव का जो भी वेवलेंथ है, इफ इट इज अ लैम्बडा, इफ इट इज अ लैम्बडा, देन अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दिस लैम्बडा which is associated with this electron which is in a motion, which is moving with the velocity v, having the mass of m, this lambda, it should be equals to h upon p, where p is nothing but the momentum of that particle, h is nothing but the Planck's constant, and lambda is nothing but the wavelength associated with that electron when it is in a motion. Okay, when it is in a motion. तो ये जो भी lambda है, so lambda is equals to h upon p. So according to de Broglie, the matter also act as a dual nature. Sometimes it is act as a wave, sometimes it is act as a particle, just like that of light or radiation. ओके, और जब भी कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगा, और उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा? लैम्बडा, विच इज इक्वल्स टू h अपॉन p. व्हाट इज द p? इट इज अ मोमेंटम. ओके, अब इस इक्वेशन को और थोड़ा एलेबरेट कर सकते हो, विच इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, where m is the mass of that particle, h is equals v is nothing but the velocity, and h is nothing but the Planck's constant. h is nothing but the Planck's constant. तो ये इक्वेशन जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ओके, अकॉर्डिंग टू de Broglie, whenever any particle move from one place to another place, it is associated with one wave having the wavelength lambda, which is equals to h upon p. ओके, अब इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स है, उन फॉर्म्स को हम देखते हैं. व्हाट इज अ p? इट्स अ मोमेंटम. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन ये इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ओके, तो जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो भी एनर्जी उसका होगा, दैट एनर्जी इज नथिंग बट इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी. सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी है.
Okay, that kinetic energy represented by E or E suffix K, kinetic energy of that electron. Okay, kinetic energy is equals to what? It is equals to half mv square. ओके तो यहाँ पे मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ. यहाँ पे इस 2 को मैं इस साइड सेंड कर दूंगा, ट्वाइस ई के इंटू एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम. ओके, इस m को भी इधर इस साइड लाता हूँ मैं, ट्वाइस एम ई के, it is equals to m into m square into v square. This can be written as p square. So p is a momentum, p square. So therefore p is equals to under root of twice m e k. Twice m e k. What is the e k? It is the kinetic energy of that electron. Okay. अब momentum ये होगा, momentum is equals to under root of twice m e k. अब ये जो भी मोमेंटम की वैल्यू है हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, एच अपॉन पी था, पी की वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के. सो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के. दिस इज नथिंग बट द अनदर इक्वेशन. तो एक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है. द फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट द एच इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सेम, सिर्फ पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. अगर वो इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अगर उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो वी कैन राइट हियर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के. ओके, ये अलग फॉर्म हुआ है वेवलेंथ का, ये अलग फॉर्म है. ओके, 2 इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं. अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसी गैस पार्टिकल की, ओके, इफ दैट गैस पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द चेंबर, तो उस गैस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है एवरेज? इट इज इक्वल्स टू के टी. इट इज इक्वल्स टू के इंटू टी. व्हाट इज अ के? के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अगर हम गैस पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो गैस पार्टिकल का जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है, ओके, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के इंटू टी. सो दिस के रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी, दिस के रिप्रेजेंट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. यहाँ पे ई सफिक्स के है. ओके, तो हम ई के यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल्स टू के टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वेयर टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट गैस एंड के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक तीसरा इक्वेशन हमें मिल रहा है विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम. ओके, के ई के की जगह क्या है? के टी. So where K is a Boltzmann's constant and T is the absolute temperature. ये होगा तीसरा इक्वेशन. अब अगर इमेजिन कीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है, ओके, एक चार्ज पार्टिकल है. वो चार्ज पार्टिकल अगर हमने रखा इन बिटवीन 2 प्लेट्स और यहाँ पे 2 प्लेट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं. ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल. और इस इलेक्ट्रॉन, ये जो भी चार्ज है, इसके पास चार्ज है ई. ई इतना चार्ज है. अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो डेफिनेटली ये किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव. अब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उस फोर्स की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी उसको एक्वायर होगा. जो भी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मिल रही है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो दिस इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. अगर आप पॉजिटिव चार्ज का कंसिडर करते हैं, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ओके, सो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, देयर इज वन चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज ऑफ क्यू. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जो पे अप्लाई कर रहे हो, इफ इट इज इक्वल्स टू वी, वी इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, क्यू इतना चार्ज है, तो उस चार्ज का जो भी एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इट इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी. ओके, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वन. So therefore last equation lambda is equals to h upon under root of twice m. अब e k की जगह पे क्या है? q into v. तो दिस इज नथिंग बट द फोर्थ इक्वेशन. तो अलग अलग फॉर्म में ये इक्वेशन दे रहा है हमें. अलग अलग इक्वेशन में क्या मिल रहा है? वेवलेंथ. अब इस केस में अगर हम बात करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन में ना जाते हुए ये ऐसे वेव मोशन में जाएगा. ओके, पार्टिकल वही है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ना जाते हुए वो वेव नेचर में जाएगा. ऐसा किनका कहना है? डे ब्रोगली का. अब इस वेव का जो भी वेवलेंथ है, इट इज गिवन बाय दिस वन. इट इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम
इंटू दिस इज द Q इंटू V। ओके, अलग अलग सिचुएशन में हम फार्मूलाज अलग अलग लिख चुके हैं। यहाँ पे ये सभी फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। ओके, सिर्फ डी ब्रोगलास का कहना क्या है वो अच्छी तरह से सोचिए और समझिए कि अगर ये पेन है, अगर इस पेन को मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ, ओके, सो हमें दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन मोशन में, हमें कैसे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन डी ब्रोगला का कहना है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन में न मूव होते हुए इट मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये दिखता है क्या, नहीं, प्रैक्टिकली हमें ये दिखता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है तो क्या डी ब्रोगला गलत थे? द आंसर इज दैट नो, ही इज आल्सो राइट। ओके, ये इक्वेशन जो भी है, दिस इक्वेशन इट कैन बी अप्लीकेबल टू एनी बॉडी, नो प्रॉब्लम। ओके, ये किसी को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पेन की बात कर रहा हूं तो इस पेन का मास बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर मास की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मास की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वेलोसिटी मान के चलिए 1 मीटर पर सेकंड और मास इसका मान के चलिए इट इज इक्वल टू 0.5 और 20 ग्राम। लेकिन ये जो भी वैल्यू है ये बहुत कम है, सॉरी ये वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। एच की वैल्यू जो भी है बहुत कम है, एच की वैल्यू इज नथिंग बट द 6.63 इंटू 10⁻34। तो ये जो भी वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ बहुत कम आएगा। अगर वेवलेंथ कम आ रहा है तो वेव का लेंथ अगर कम आ रहा है तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते, इतना कम वेवलेंथ उसका आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे पार्टिकल्स की बात करते हैं जिस पार्टिकल का मास बहुत कम है, ओके, मास बहुत कम है और इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, तो उस केस में जो भी वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। क्योंकि मास अगर कम है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 कीजिए, ये भी -31 है और ये जो भी है -34 है। उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो भी वेवलेंथ आएगा इट मे इन सम माइक्रोन, इट्स मे सम इन एंगस्ट्रॉन लाइक दैट वन। तो उस वेव को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कहना एक ही है कि डी ब्रोगलाइस का जो भी हाइपोथेसिस है इट इज अप्लीकेबल टू ऑल, नो डाउट, बट वो अच्छी तरह से हमें किन पार्टिकल्स में दिखेगा, जिन पार्टिकल की वेलोसिटी कम है और पार्टिकल का मास बहुत कम है। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए लैम्बडा की वैल्यू हमें दिखेगा। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स है, जो बड़े पार्टिकल्स है, उनको दिखेगा नहीं, लेकिन उनके साथ एक वेव एसोसिएट होगा, ऐसा कहना इनका है। आप भले ही इस पेन को फेंक रहे हो लेकिन जब पेन को आप फेंकोगे तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगा। उस वेव का वेवलेंथ बहुत कम होगा, बहुत है ना, बहुत कम होगा। ओके, वो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसा कहना है डी ब्रोगली। ओके, सो दिस इज अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।